लकी की कहानी एपिसोड 101 से लेकर 105 तक। अब तक इसने कितने पैसे कमा लिए हैं? लकी पूछता है। सच कहूं तो लाखों रुपए मैं तेरी लड़ाई से कमा लिए हैं। विक्की हंसते हुए कहता है। क्या सच में इतने पैसे मिलते हैं? नहीं, पिछले 2 मैच में मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर सामने वाला पहले ही हार मान लेता है तब मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मैंने लगाए थे, लेकिन अगर तुम्हारी लड़ाई होती है तब बात कुछ और होती है। विक्की कहता है। लकी सोचता है कि उसे लड़ना तो है कि अगर वो अपने पैसे अपनी ही लड़ाई पर लगा देता है तब उससे ज़्यादा उसके लिए अच्छा क्या होगा। अगर वो गेम से बाहर निकलता है या हार जाता है तब भी तो उसे नुकसान ही होने वाला है। लेकिन लकी गेम से बाहर निकालने की सोच ही नहीं रहा था, वो तो उसे लड़ाई को पूरा लड़ने की सोच रहा था, क्योंकि उसने उसे लड़ाई के लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा था जो उसमें आने पर उसके लिए काम कर सकता था। तो मुझे भी पैसे लगाना है। लकी कहता है। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पैसे किसकी लड़ाई पर लगानी है? विक्की पूछता है। मुझे कल होने वाली लड़ाई पर पैसे लगानी है, वो भी मुझ पर। लकी मुस्कुराते हुए कहता है। लगता है तुम्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मेरी तरह मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अच्छा ही करोगे, इसलिए मैं तुम पर पूरे 5000 लगाने वाला हूँ। और अगर मैं लड़ाई जीत गया तो तुमको कितना मिलेगा? लकी पूछता है। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा चल रहा है और कल का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि इस मुकाबले को विवेक ओबरॉय बड़ी ही आसानी से जीत जाएगा, इसलिए उसका दाम कम है, क्योंकि वो एक इवॉल्वर है और उसके पास 200 से भी ज़्यादा सुपर पॉइंट है। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक तुम एक इवॉल्वर भी नहीं बने हो, जिसकी वजह से तुम्हारे जीतने के बहुत ही कम चांस है। इसलिए तुम पर पैसे लगाने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। विक्की कहता है। तुम मुझे ये सारी बात अच्छे से बताओ, लकी उससे कहता है। लकी सोच रहा था कि उसे अपने पैसे लगाने से पहले एक बार ये सारी चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ताकि बाद में उसे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मान लो अगर कोई विवेक ओबरॉय पर अपनी 1 रुपये लगता है, तब अगर वो जितना है तो उसे 3 रुपये ही मिलेंगे, यानी कि 3 गुना ज़्यादा पैसे। लेकिन अगर कोई तुम पर पैसे लगता है तो वो रकम बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि अगर कोई तुम पर 1 रुपया लगाएगा और तुम जीत गए तो वो 20 रुपये हो सकते हैं। विक्की लकी को कहता है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम मेरे पैसे लगा सकते हो मेरी तरफ से, और जीतने के बाद तुम मुझे मेरे पैसे दे देना। लकी उसे कहता है। वैसे तुम कितने रुपए लगाने की सोच रहे हो? विक्की पूछता है। ज़्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए, लकी कहता है। और लकी की ये बात सुनकर उसके आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी। तुम इतने पैसे क्यों लग रहे हो? ये बहुत ज़्यादा है। अगर तुम हारते हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे, राघव कहता है। वैसे भी मेरे पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं कुछ पैसे अपने पास रख रहा हूँ और बाकी के पैसे लग रहा हूँ। लेकिन लकी 1 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, विक्की कहता है। निशिका ने जो पैसे दिए थे उनमें से लकी ने बहुत पैसे लगा दिए थे, लेकिन उसने इन मिशन पर जितने भी क्रिस्टल इकट्ठे किए उनमें से वो कुछ को बेचने में कामयाब हो गया था, और उसके पहले वाले और अब वाले पैसे मिलकर वो 1,10,000 का मालिक था, जिसमें से वो 1 लाख खुद के ऊपर लग रहा था और 10,000 अपने बाद के लिए बचा के रख रहा था। अगर उसका ये पैसे डूब जाए तो उसके पास कुछ तो पैसे हो। अगर तुम ये पैसे लगा देते हो तो तुम्हारे पास कितने पैसे बचेंगे? तुमने कुछ सोचा भी है या आपने सारे पैसे ऐसे ही लगा दिए? राघव कहता है। नहीं, मैंने थोड़े पैसे बचा लिए हैं, तुम चिंता मत करो, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे ले लूँगा। लकी मुस्कुराते हुए उन सबसे कहता है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, तुम्हारे ऊपर पैसे लगते हैं, विक्की कहता है, और लकी को लेकर चला जाता है। विक्की लकी को एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर एक लैपटॉप था। वो लैपटॉप विक्की का ही था, जिसके अंदर से वो पैसे लगाने वाला था। पहले विक्की लकी को करके दिखाता है और अपनी तरफ से 10,000 रुपये लगा देता है। पहले तो वो 5,000 ही लगाने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि लकी अपने ऊपर 1 लाख रुपये लगाने वाला है तब उसने अपनी रकम बढ़ा दी। विक्की लकी को करके दिखाता है और विक्की का काम होने के बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम समझ गए या और करके दिखाना है? जैसा विक्की ने किया था वैसे ही लकी भी अपने पैसे लगा देता है। जैसा उसने कहा था वैसे ही वो अपने ऊपर 1 लाख रुपए लगता है। पैसे लगाने के बाद लकी पूछता है, क्या मैं देख भी सकता हूँ कि मेरे ऊपर किसने और कितने रुपए लगाए हैं? लकी कहता है। हाँ क्यों नहीं, तुम देख सकते हो, तुम्हें तो देखना भी चाहिए, क्योंकि इस तुम्हें अपनी पहचान का पता चलेगा कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम पर कितना भरोसा करते हैं, विक्की कहता है। और लकी के सामने कुछ नंबर निकलने लगता है। लकी जब वो नंबर देखता है तब थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि लकी के ऊपर 1.5 लाख रुपए ही लगे हुए थे, जो कि बहुत कम थे, जिसमें से 1 लाख उसी ने लगाई थी और 10,000 विक्की ने। ज़रा ये देखने की ये 40,000 किसने लगाए हैं?
नहीं, हम नहीं देख सकते, इसमें नाम शो नहीं करता है। लेकिन 40,000 एक साथ तुम पर नहीं लगे हैं। ये 40,000 15 लोगों ने तुम पर लगाए हैं, विक्की बताता है। अब जरा विवेक ओबरॉय पर भी नज़र डाल ही लेते हैं कि उसे पर कितने पैसे लगे हैं। लकी मुस्कुराते हुए कहता है। फिर विक्की उसका वाला निकलने लगता है, लेकिन जब उनके सामने एक नंबर आता है तब लकी और विक्की की आंखें हैरानी बड़ी हो गई थी, क्योंकि विवेक ओबरॉय पर 5 करोड़ रुपए लगे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। कोई इस पर इतने पैसे क्यों लग रहा है? लकी पूछता है। पता नहीं, तुम पर तो 30 लोगों ने ही पैसे लगाए होंगे, लेकिन इस पर तो सभी पैसे लग रहे हैं। और पता नहीं हमारे आश्रम में से भी किसने इस पर कितने लगाए होंगे। कोई सामने से तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि सभी ने इसी के ऊपर अपने पैसे लगाए हैं, विक्की कहता है। अगर वो सारे पैसे डूब गए तो लकी हंसते हुए कहता है, तो गया वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम तो मालामाल हो सकते हैं अगर तुम वो मुकाबला जीत जाते हो तो, विक्की कहता है। लकी ये सब सोच ही रहा था, इतने में वो देखता है कि उसे पर पैसे लगना शुरू हो गया है और वो पैसे एक ही अकाउंट से आ रहे हैं। इसके बाद लकी का नंबर बढ़ाना शुरू हो गया था, जिसको देखकर विक्की और लकी दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। ये कौन है मिस्टीरियस अकाउंट वाला जो तुम पर पैसों की बारिश करता जा रहा है? ये नंबर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लकी पर 10 लाख, फिर 50 लाख और फिर 1 करोड़ रुपए लग गए थे, जिसकी वजह से लकी बहुत ज्यादा हैरानी में नजर आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा कौन है जो उसे पर इतना भरोसा कर रहा है कि उसे पर इतने पैसे लगा देगा। इस बंदे ने तुम पर 1 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस नंबर को तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, और ये शायद अब तक की सबसे ऊंची रकम है जिसने एक साथ इतनी बड़ी रकम लगाई होगी, विक्की कहता है। अब इसने मुझ पर इतने पैसे लगाए हैं और ये मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है, तो मैं इसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ? कल के मुकाबले में मुझे तो जितना ही होगा, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब पैसे लगाने के बाद उसे देखते रहने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन कुछ ही घंटे में ये बात हर जगह फैलने लगी थी, लकी के ऊपर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर कोई हारने वाली बड़ी खेल रहा है, वो भी इतनी बड़ी, ये तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना अमीर होगा। लकी पर इतने पैसे किसने लगा दिए, क्या तुम जानते हो? बहादुर सिंह विक्रम राठौर के पास जाकर पूछता है। मुझे नहीं पता, मैं तो उसे पर 1 रुपए भी नहीं लगाया है। मैंने तो वो पैसे विवेक ओबरॉय को दिए हैं ताकि वो उसे जान से मार सके। मुझे अपने पैसे ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर लकी मर जाता है तब मेरा काम पूरा हो जाएगा, विक्रम राठौर कहता है। लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, किसी ने लकी पर 1 करोड़ लगाए हैं। अब तुम भी जानते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर धरती के पैसे लगाया जाए तो वो 1 अरब हो सकते हैं, और इतना अमीर कौन ही हो सकता है? बहादुर सिंह कहता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चाह लकी पर कोई कुछ भी लगाए उसे तो कल मरना ही है, विक्रम राठौर कहता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बहादुर सिंह कहता है, और वहां से चला जाता है। तुमने सुना लकी पर किसी ने 1 करोड़ लगा दिए हैं, क्या हमें भी उसे पर पैसे लगानी चाहिए? आश्रम में कोई बात करता है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि लकी जीत भी सकता है। लकी तो उसे के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने तो विवेक ओबरॉय पर ही अपने पैसे लगाए हैं, वो आसानी से जीत जाएगा और हमारे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तुम भी विवेक ओबरॉय पर ही अपने पैसे लगाओ, उसमें सुरक्षा तो है। लकी का क्या भरोसा वो ये मुकाबला लड़े या ना लड़े, दूसरा कहता है। हाँ, इसकी बात बिल्कुल सही है, ये विक्रम राठौर तो इतना मजबूत है भी नहीं, इतना सब सोचते हैं। उसकी ताकत तो उसकी हथौड़े में ही थी, लेकिन जब लकी ने उसे उसका हथौड़ा छीन लिया तब वो हार गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई कहता है। मुझे भी अब मन करने लगा है कि मैं भी पैसे लग ही दूं, कोई कहता है, और फिर सब हंसने लगते हैं। वही राजेश गोयनका और पायल भी लकी पर लगे हुए पैसे ही देख रहे थे। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसे पर इतने पैसे लगा सकता है। भाई, ऐसा भी कौन आ गया जो लकी पर इतना भरोसा कर सकता है और इतना ज़्यादा अमीर है? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो इतना अमीर हो। अगर हम भी अपना सब कुछ भेज दे तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। पायल कहती है। तुम सही कह रही हो मेरी बहन, अगर ये बंदा लकी पर इतने पैसे लगा सकता है तो सोचो अगर वो हमारे साथ आ जाए तो वो हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन सकती है, और फिर हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हम खुद का आश्रम शुरू कर लेंगे, हमें यहाँ रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। राजेश गोयनका अपनी आंखों में उम्मीद के साथ कहता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये पैसे किसने लगाए हैं? पायल पूछता है। कुछ नहीं कह सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इतनी बड़ी बात ज़्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकती। अगर वो जीत तब भी पता चल जाएगा, अगर वो हर तब भी पता चल ही जाएगा, राजेश गोयनका कहता है। आपको क्या लगता है वो जीत भी सकता है? विवेक ओबरॉय तो उसे देखकर ही मार देगा, ऐसे में लकी के जीतने के कोई चांस ही नहीं है,
पायल रहती है और अपने भाई को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये जुआ है और जुए में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, राजेश कहता है। आपकी बात का क्या मतलब है? पायल हैरानी से पूछता है। क्या बात विवेक ओबरॉय ने लकी से पहले ही बात कर ली हो और वो कल की लड़ाई हारने वाला हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसने अपनी तरफ से लकी पर इतने पैसे लगाए हों और वो कल की लड़ाई हार कर अपने पैसों को इतना ज्यादा करने वाला हो। ऐसे में तो उसी का फायदा होने वाला है, राजेश अपनी बहन को बताता है। ऐसे में तो उसी का नुकसान है। टॉप 10 में आने के बाद सब जानते हैं कि एक ऐसा इनाम मिलता है जो इन पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है, और वो क्यों अपनी इज्जत को बर्बाद करके इस इनाम को छोड़कर कुछ पैसों के लिए हार जाएगा? पायल पूछता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। कल जो होगा देखा जाएगा, राजेश कहता है। वहीं दूसरी ओर विवेक ओबरॉय भी अपने ऊपर लगाए हुए पैसे देख रहा था, और जब वो लकी के ऊपर लगाए हुए पैसे देखा है तब उसकी आंखों में भी उतनी ही हैरानी नजर आती है जितनी बाकी के सभी लोगों के आंखों में थी। उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके ऊपर इतने पैसे लगा सकता है। ऐसा भी कौन आ गया जो इस लड़के पर इतने पैसे लग रहा है? और ये है कौन? मैंने तो आज से पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। ये तो अभी तक एक इवॉल्वर भी नहीं बना है। ऐसे में ये मेरे सामने लड़ने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? विवेक ओबरॉय कहता है। विवेक ओबरॉय ने अभी तक लकी की लड़ाई नहीं देखी थी और ना ही वो ये देखता था कि उसका अगला मुकाबला किसके साथ होने वाला है, क्योंकि उसे पता था किसी के भी साथ हो वो बिना लड़े ही जीत जाएगा। लेकिन लकी पर इतने पैसे लगे हुए देखकर वो हैरान था। लेकिन विवेक ओबरॉय इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और अपने और काम में लग जाता है। अगले दिन सब लोग लकी और विवेक ओबरॉय का ही मुकाबला देखने के लिए जा रहे थे। कल जिसने भी लकी पर पैसे लगाए थे उस वजह से अब काफी लोग इस लड़ाई को देखने के लिए आ रहे थे, और इस बार उस मुकाबले को देखने वालों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा हो गई थी। लकी टाइम से ही गेम के अंदर आ गया था, क्योंकि वो अपने आप को आखिर में लाकर किसी की नज़रों में अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। लेकिन विवेक ओबरॉय अभी तक मुकाबले में नहीं आया था। उसने क्या लड़ने से पहले ही हार मान ली है और वो मुकाबले में भी नहीं आएगा। कोई कमेंट करता है। लगता तो यही है यार कि वो नहीं आने वाला। अगर उस आना ही होता तो अब तक वो आ जाता है। कितनी देर क्यों लगता? कोई और कमेंट करता है। अगर वो 2 मिनट में नहीं आया तो लकी बिना लड़े ही जीत जाएगा और ऐसे में हमारे पैसे डूब जाएंगे। हमने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं होगा। अगर उनकी लड़ाई ही नहीं होती है तब हमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई और कमेंट करता है। ये तो गलत बात है, इस लड़ने के लिए तो आना ही चाहिए था। ऐसे ऐसे हर कोई कमेंट कर रहा था और कमेंट इतनी तेजी से हो रहे थे कि उनका पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अभी तक विवेक ओबरॉय मैदान में नहीं आया था, जिसकी वजह से लोगों के पास बात करने के अलावा और कोई काम नहीं था। ये अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता? लकी सोचता है और समय की तरफ देखने लगता है जो धीरे धीरे कम हो रहा था। आपने तो कहा था कि उसी ने लकी पर पैसे लगाए हैं, लेकिन वो तो लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा। पायल राजेश से कहती है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, अगर उसने पैसे लगाए होते तो वो लड़ने के लिए जरूर आता। वो लड़ाई के बीच में अपनी हार मानता, लेकिन ऐसे ना आने पर उस भी कुछ नहीं मिलेगा, राजेश कहता है और अपने सामने हो रहे मुकाबले को देखने लगता है। लेकिन जैसे ही आखिरी के 30 सेकंड रहते हैं तो सभी की सांसें तेज होने लगती है। साथ ही साथ लकी की भी सांसें तेज हो रही थी। वो बस जीतने के कुछ ही कदम दूर था। लकी ने फैसला किया था कि ये उसका आखिरी मुकाबला होगा, क्योंकि इसके बाद वो टॉप 10 में आ जाएगा। इसके बाद उस वो इनाम मिल जाएगा और उस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे समय कम हो रहा था वैसे वैसे सभी लोग हैरान हो रहे थे और मैदान की तरफ ही देख रहे थे। आखिरी के कुछ ही पलों में वहां पर एक धुआं उठता है और उसके अंदर से विवेक ओबरॉय अपनी बड़ी सी तलवार के साथ बाहर निकलता है। लकी उसको देखकर निराश था। अगर वो ना आता तो लकी को काफी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन जब वो अब आ ही गया है तब उससे लड़ना ही होगा। लकी लंबी सांस लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। मुकाबला को छोड़ने के लिए 2 मिनट का ही समय मिलता है और उसके बाद उस नहीं छोड़ा जा सकता जब तक उन दोनों में से कोई घायल ना हो जाए। उस 2 मिनट के अंदर सभी लोग ये देख रहे थे कि उन दोनों में से कोई गेम को छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में काफी लोगों ने उनके सामने लड़ाई करने से पहले ही हार मान ली थी और अब देखना ये था कि इन दोनों में से कौन हार मानता है। लेकिन उन दोनों में से कोई भी गेम से बाहर नहीं जाता है, जिसके बाद सभी को ये यकीन हो जाता है कि अब उन दोनों की लड़ाई होगी और उन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा और फिर उनको उनके पैसे मिल जाएंगे, वो भी कई गुना। तुम इतना देर से क्यों आए? लकी पूछता है। मैं तुम्हें जीने की कुछ और पल दे रहा था, विवेक ओबरॉय कहता है। तुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो यार, हम दूसरी बार लड़ रहे हैं और तुम फिर भी ऐसी बात कर रहे हो, लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। लेकिन विवेक ओबरॉय हैरान हो गया था
इसलिए वो पूछता है, दूसरी बार हम पहले कब लड़े थे? तुमको तो याद भी नहीं होगा क्योंकि वो लड़ाई कुछ ही सेकंडों में खत्म हो गई थी, लेकिन वो लड़ाई मेरी पहली लड़ाई थी जो मैंने इस ग्रह पर आकर की थी। लकी अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ कहता है। मैं कुछ समझ नहीं, विवेक ओबरॉय कहता है। हम दोनों VR गेम के अंदर लड़े थे जिसमें तुमने मुझे बिना छुए ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हरा दिया था, और तब से मैं अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज पता चल जाएगा कि तब में और अब में मैं कितना शक्तिशाली हुआ हूँ, लकी कहता है। तो आज भी तुम वैसे ही हारोगे, विवेक ओबरॉय कहता है, और अपने दिमाग की शक्ति लकी पर छोड़ देता है। लकी को अपने अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है जिसकी वजह से वो घुटनों पर गिर जाता है। लकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा उसके ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। लकी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस हिला भी नहीं जा रहा था। लकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी नसें फट जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लकी ने उसको हारने के लिए अपनी सभी शोल का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था और उनका काम पर भी लगा दिया था, लेकिन वो अभी तक उसके दिमाग की शक्ति से बाहर नहीं आया था। लकी की ऐसी हालत देखकर काफी लोगों के चेहरे पर खुशी थी और कुछ लोगों के चेहरे दुख में बदल गए थे। लकी ऐसे नहीं मार सकता है, विक्की कहता है। मैं वो नहीं देख सकती, मैं इसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ, निशा कहती है। अगर ऐसा ही चला रहा तो लकी ब्लास्ट हो सकता है और फिर ये मुकाबला वही खत्म हो जाएगा, राघव कहता है। एक और विक्रम राठौर अपनी मूंछों को गोल गोल घूम रहा था। उसके पास में बहादुर सिंह मौजूद था। विक्रम राठौर ने उस पहले ही बुला लिया था और कहा था कि वो दोनों साथ में लकी को मारता हुआ देखेंगे। देखा, लकी को तो कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला और वो अपने घुटनों पर आ गया है। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है वो कितनी देर ऐसे टिक पाएगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट, और उसके बाद उसका ऐसा हाल होगा जिसको किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, विक्रम राठौर अपने चेहरे पर घमंड के साथ कहता है। अभी लड़ाई पूरी खत्म नहीं हुई है, अभी भी लकी के पास मौका है खड़ा होकर अपनी कुछ हिम्मत दिखाने का। मैं ये तो जानता हूँ कि लकी इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है, लेकिन वो ऐसे ही हार गया तो इसमें भी तुम्हारी ही बदनामी होगी क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान से हारे हो जो कुछ ही पल में विवेक ओबरॉय के सामने मर गया। अगर ऐसे में तुम विवेक ओबरॉय से लड़ते हो तब तो तुम उतना समय भी नहीं देख पाओगे, सभी तो यही सोचेंगे, बहादुर सिंह विक्रम राठौर का मजाक उड़ते हुए कहता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस से तीसरे नंबर पर आ जाऊंगा इसके मरते ही, और उसके कुछ समय बाद में सबके सामने तुम्हें चुनौती दूंगा और फिर वापस से मैं अपनी दूसरी जगह हासिल कर लूंगा और समय के साथ पहले नंबर पर आकर रहूंगा, विक्रम राठौर अपने चेहरे पर घमंड के साथ कहता है। वहां लड़ाई के अंदर लकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। लकी उस ताकत को अपने अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ताकत कुछ ज्यादा ही अजीब थी जिसकी वजह से लकी बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। फिर लकी मकड़े वाली शोल का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसने हर तरह की शोल का इस्तेमाल करके देख लिया था, लेकिन कोई भी शोल उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस लकी को ये पता चलता है कि विवेक ओबरॉय के दिमाग से एक लाइन निकल रही है जो कि एक पूरे ऊर्जा की लाइन है जो सीधा उसके दिमाग पर असर कर रही है और वो उसके शरीर के अंदर घूम रही है। तो ये ऐसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अगर मैं इसकी शक्तियों को ठीक से जांचता हूं तो मैं इसकी शक्तियों को अपना हथियार बन सकता हूं, लकी सोचता है और अपने दिमाग को उस शक्ति जो उसके अंदर आ रही थी उसको एक जगह पर फोकस करने लगता है। वो अपनी उस ताकत को जो उसके अंदर आ रही थी उसको डेविल चाइल्ड के अंदर छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि लकी जानता था कि वो एक शोल है जो कुछ भी अपने अंदर ले सकती है और शायद इसकी वजह से डेविल चाइल्ड और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए, लकी सोचता है और ऐसा ही करना शुरू कर देता है। फिर विवेक ओबरॉय की ताकत, उसकी ऊर्जा उसके दिमाग से निकाल के लकी के दिमाग के अंदर जा रही थी और लकी के दिमाग के अंदर से वो सीधी डेविल चाइल्ड के अंदर जा रही थी जो इस समय इवॉल्व हो रहा था। 2 मिनट तक ऐसा ही चलता रहता है, जिसके बाद लकी के चेहरे पर मुस्कान आनी शुरू हो जाती है क्योंकि डेविल चाइल्ड का कोकून चमकने लगा था, मतलब वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर निकलेगा ऐसा लकी को लग रहा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, जैसे जैसे लकी उसके अंदर ऊर्जा दे रहा था वैसे वैसे उसके इवॉल्व होने की स्पीड कम होती जा रही थी। अगर मैं इसको ये सारी ऊर्जा दे देता हूं तब मुझे नहीं लगता कि ये 1 महीने से पहले इवॉल्व हो पाएगा, लकी सोचता है। लेकिन वो फिर फैसला करता है कि वो विवेक ओबरॉय की सारी ऊर्जा उसके अंदर भेजेगा। लकी समझ गया था कि विवेक ओबरॉय क्या करता था। विवेक ओबरॉय पहले अपनी ऊर्जा अपने सामने वाले पर डालता था, जिसकी वजह से वो सामने वाला कमजोर हो जाता था और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और साथ ही साथ वो अपनी ऊर्जा को वापस बुला लेता था और उस ऊर्जा के साथ साथ वो दूसरे वाले के भी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता था। इसकी वजह से उसकी ताकत और ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब ये काम रुक गया था। अब जो विवेक ओबरॉय से ताकत आ रही थी वो ना तो लकी को मिल रही थी और ना ही खुद विवेक ओबरॉय को वापस वो सारी डेविल चाइल्ड अपने अंदर ले रहा था। लगभग आधे घंटे तक ऐसा ही चलता रहता है
और अब विवेक ओबरॉय काफी ज्यादा हैरान नजर आने लगा था, क्योंकि इतनी देर में लकी का शरीर एक धमाके में उठ जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, और ऐसा सच भी था। लकी अपने आप को समय दे रहा था और अपनी ऊर्जा को इकट्ठी कर रहा था, जो उसने पहले ली थी, और उसकी ऊर्जा को डेविल चाइल्ड के अंदर डाल रहा था, ताकि दोनों की ताकत बराबर हो सके। ये सब इस लड़ाई में हो क्या रहा है? लकी कितनी देर से घुटनों पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा? वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। कोई कमेंट करता है, हमें नहीं पता विवेक ओबरॉय के दिमाग में क्या चल रहा है। जरूर वो कुछ सोचकर ही ऐसा कर रहा होगा, क्या पता उसने पहले ही उसको हारने का फैसला कर दिया होगा, वो भी कुछ अलग तरीके से। वो जितना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल उसके ऊपर कर रहा है, हो सकता है लकी की मौत उतनी ही बुरी हो। कोई और कमेंट करता है। इस वक्त हैरान तो विक्रम राठौर भी था, क्योंकि उसने सोचा था कि लकी कुछ ही पलों में मर जाएगा, लेकिन अभी उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लकी बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था, और वो आराम से बैठा हुआ था और विवेक ओबरॉय को देख रहा था। 1 घंटे तक ऐसा ही चलता है, जिसके बाद विवेक ओबरॉय उस ताकत को वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि उनका पसीना आना शुरू हो गया था और अब उन्हें नहीं लगता था कि इस शक्ति का लकी पर असर हो रहा है। अरे तुमने इसको बंद क्यों कर दिया? ये तो मुझे और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी। एक बार और इसी शक्ति का इस्तेमाल करो। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरी इस ताकत को अपने अंदर नहीं रख सकते हो। ये ताकत बस सामने वाले को खत्म करने के लिए ही बनाई गई है। ऐसे में तुमने जरूर कुछ और किया होगा। मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या किया था? नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विवेक ओबरॉय गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं, तुम बेवकूफ हो। तुमने मुझे एक ऐसी ताकत दी है जो भविष्य में मेरे काफी काम आएगी, और तुम वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं तुमको बात ही देता हूँ कि वो ताकत मैंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की है। लकी उसको सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसी का नुकसान था, क्योंकि जो लोग उसकी लड़ाई देख रहे थे वो उन दोनों की बातें भी सुन सकते थे। अगर ऐसे में वो सबके सामने ये बता देता है कि उसने विवेक ओबरॉय जैसे ताकतवर इंसान की ताकत को अपनी शोल के अंदर डाल दिया है, तो इसके बाद सभी लोग उस शोल को हासिल करने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि विवेक ओबरॉय की ताकत मिलने के बाद वो शोल कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता था। विवेक ओबरॉय के पास ये ताकत एक लिमिटेड मात्रा में ही थी। उसके पास एक ऐसी स्किल थी जिसे वो काफी सालों से इस्तेमाल कर रहा था, और वो स्किल ऐसे काम करती है, जब वो उसका इस्तेमाल दूसरे पर करता तो वो दूसरे की ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठी कर लेती और फिर उसकी ताकत दोगुना हो जाती, और जब तीसरे पर करता तो उसकी ताकत और ज्यादा, फिर अगले पर और ज्यादा, ऐसे ही चक्कर में वो काम करती थी। और इतने सालों में विवेक ओबरॉय ने उस ऊर्जा को बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब वो सारी ताकत लकी की सल के अंदर आ गई थी, और अब विवेक ओबरॉय के पास कुछ भी नहीं बचा था, और ये एक उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तुमको क्या लगता है, तुम मेरी ऊर्जा को अपने अंदर रख लोगे तो मैं तुमसे हार जाऊंगा? मैं अभी भी इतना ज्यादा ताकतवर हूं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है। विवेक ओबरॉय अपनी आवाज में घमंड के साथ कहता है, तुम्हारा घमंड को तो मैं तोड़ ही दूंगा, लेकिन तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, अब मारो। विवेक ओबरॉय अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है, और लकी की तरफ तेजी से जाने लगता है। लकी अपने बचाव में अपनी तलवार उठाकर उसको रोक देता है, लेकिन विवेक ओबरॉय की ताकत कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से लकी काफी पीछे होकर रुकता है। लकी ने अपनी सभी शोल का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि उस पता था कि ये लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए अब वो किसी भी तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं करता था। फिर विवेक ओबरॉय लकी पर एक और हमला करता है, लेकिन इस बार लकी उस अपनी तलवार से नहीं रोकता, वो बस उस जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन इस बात से विवेक ओबरॉय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी आंखों में तो खून सवार था। तुमने मेरी इतनी वर्षों की मेहनत बर्बाद कर दी। तुम जानते भी हो उस ऊर्जा को इकट्ठा करने में मुझे कितने सालों का समय लगा है, विवेक ओबरॉय कहता है, और एक बार फिर लकी पर अपनी तलवार से हमला करता है। अब तुम ही बता दो कि तुमको कितना समय लगा था। लकी उसके हमले से बचत हुआ पूछता है, मैं जब 10 साल का था तब से उस स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तभी से मैं दूसरों की ऊर्जा को उसके अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, और अब तक मेरे पास इतनी ऊर्जा थी कि मैं पूरे ग्रहों को खत्म कर सकता था। लेकिन तुमने पता नहीं कैसे उस पूरा बर्बाद कर दिया। अब फिर से उस इकट्ठा करने में न जाने मुझे कितना समय लगेगा, विवेक ओबरॉय कहता है। हाँ तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तुमने ही वो मुझ पर छोड़ी थी और मैं तो अपने बचाव में ही उसका इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल हो गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लकी अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ कहता है, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा जल्दी उस ताकत को इकट्ठा कर सकता हूँ जो तुमने ली है।
मैं पहले तुमको तड़पाऊंगा और फिर तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लूंगा। मैं जानता हूँ मेरी ऊर्जा इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं जरूर होगी, इसलिए मैं उस अपने पास वापस बुला लूंगा और फिर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम करने के लिए भीख मांगोगे। विवेक ओबरॉय कहता है, एक तो या तुम बोलते बहुत हो, अब हमारी लड़ाई चल रही है तो हमें लड़ना चाहिए ना कि बात करनी चाहिए, लकी उस कहता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, विवेक ओबरॉय कहता है और अपने हाथ में एक खंजर बुलाकर लकी पर मार देता है, लेकिन लकी उसको अपनी तलवार से रोक देता है। लेकिन उसके बाद जो होता है उसकी वजह से लकी हैरान हो जाता है। ऑनलाइन मैच देखने वाले तो अपनी आंखें तक बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय कुछ सीन ही ऐसा चल रहा था। लोगों ने कमेंट करना तक बंद कर दिया था। विवेक ओबरॉय ने लकी पर खंजारों की बारिश कर दी थी और वो इतनी तेजी से लकी की तरफ आ रहे थे जिसे लकी का बचना असंभव था। लेकिन लकी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लकी जानता था कि ये सही समय नहीं है, लेकिन उस खंजर की बारिश से बचने के लिए उसके पास यही रास्ता था। इसलिए लकी एक एक करके अपनी तरफ आते हुए खंजारों को अपनी तलवार से काटने लगता है। जब वहां पर खंजर की बारिश हो रही थी तभी लकी नोटिस करता है कि उसके पैर के पास जो खंजर लगा हुआ है वो हिलने लगा है। अब ये खंजर सोचता हिल क्यों रहा है, मैंने तो उसको ऐसे ही ले लिया था, क्या पता कहीं पर काम आ जाता, लेकिन इतने समय के बाद ये पहली बार हरकत कर रहा है, मुझे निकाल कर देखना चाहिए, लकी सोचता है। और फिर लकी अपना हाथ नीचे करके वहां से एक खंजर निकलता है। वो खंजर देखने में बिल्कुल सोने के रंग का था और ये वही खंजर था जो उस दिन उस कनखजूरे से लड़ते हुए लकी को पत्थर में मिला था। लेकिन इतने समय में लकी को ये पता नहीं चला था कि ये खंजर करता क्या है, और ना ही लकी को ये पता चला था कि वो खंजर वहां पर आया तो आया कैसे, लेकिन फिर भी लकी उसको अपने पास रख रहा था। कुछ तो बात है इसमें, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है, लकी सोचता है और उस खंजर को अपनी तरफ आते हुए खंजर से मार देता है। ऐसा करते ही वहां पर एक धमाका होता है और लकी की तरफ आता हुआ खंजर बीच में ही टूट जाता है। लेकिन उस सोने के रंग के खंजर में एक अजीब सी बात होने लगी थी। जब लकी ने उस दूसरे खंजर से उस लगाया था तब उस खंजर ने विवेक ओबरॉय के खंजर से ताकत अपने अंदर ले ली थी और वो सोने के रंग का खंजर चमकने लगा था। इसका मतलब ये दूसरों के खंजर से ऊर्जा ले सकता है। मेरी तरफ इतने सारे खंजर आ रहे हैं, अगर मैं इन सबको इसे रोक दूं तो ही ये शायद आगे चलकर मेरे कुछ काम आ सकता है, लकी सोचता है और उस सोने के रंग के खंजर से अपनी तरफ आते हुए हर एक खंजर को काटने लगता है। वो खंजर की बारिश कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए लकी को काफी ज्यादा समय लग रहा था। विवेक ओबरॉय अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके खड़ा हुआ था, क्योंकि उसी के हाथ के अंदर से वो खंजर की बारिश लकी की तरफ जा रही थी। ऐसे में वो अपने हाथ नीचे नहीं कर सकता था। लकी एक एक करके दूसरे खंजर की ऊर्जा अपने खंजर के अंदर लेकर आ रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है और इसके पास ऐसी चीज है जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अब इन खंजर को मैं क्या बोलूँ जो मेरे खंजर को ताकत दे रहा है। पहले इसकी खुद की ओर जाने डेविल चाइल्ड को और भी मजबूत बनाने में मदद की और अब ये इस सोने के रंग के खंजर को मजबूत बना रहा है। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, लकी सोचता है और अपने ही काम में लगा रहता है। ये लकी कर क्या रहा है, उसके पास कोई शील्ड वगैरह नहीं है, क्या ऐसे में कोई ना कोई खंजर तो उसके लग ही जाएगा, विक्की कहता है। अरे ध्यान से देखो, लकी जब भी किसी खंजर को काटता है तब उसका खंजर और भी ज्यादा चमकने लगता है। शायद वो खंजर दूसरे खंजर से अपने आप को मजबूत बना रहा है और इसीलिए लकी उस खंजर का इस्तेमाल कर रहा है, राघव बताता है। लगता है लकी कुछ सोच रहा है, कबीर कहता है। हाँ मुझे भी यही लगता है, लकी पहले तो अपने खंजर को ताकतवर बनाएगा और फिर उसी से विवेक ओबरॉय को हराएगा, मेरा तो यही मानना है, राघव कहता है। जो होगा देखा जाएगा, हमें लकी पर ध्यान देना चाहिए जिस हिसाब से उस पर बारिश होती जा रही है। लगता नहीं है कि लकी ज्यादा देर अपने आप को बचा पाए, कबीर कहता है। और ये सच भी था, लकी ज्यादा देर अपने आप को नहीं बचा सकता था, क्योंकि उसने अब तक तो ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल किया हुआ था और वो भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। जब लकी उसको बंद करेगा तब आज उनकी हालत मरने जैसी हो जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, यहाँ तक कि हिल भी नहीं पाएगा जिस हिसाब से वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। लकी को पसीने आने शुरू हो गए थे। लकी उस रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। फिर लकी को अपने खंजर में कुछ अलग महसूस होता है और वो उस खंजर को ऊपर आसमान की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से विवेक ओबरॉय के सारे खंजर अपने आप उस खंजर से टकराने लगते हैं। लकी को हिलने की भी जरूरत नहीं थी, वो खंजर खुद ही अपना काम कर रहा था। जब लकी को लगा कि सब कुछ ठीक है तब वो कुछ देर के लिए ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। बंद करते ही लकी अपने आप को काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था।
और इसीलिए वो डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी ऊर्जा वापस इकट्ठी कर सके। जब विवेक ओबरॉय ने देखा कि लकी उसके सारे खंजारों को अपने खंजर के अंदर रख रहा है, तब विवेक ओबरॉय का गुस्सा और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि उस लगा जैसे उसने पहले उसकी ऊर्जा ली थी वैसे ही वो उसके खंजर की ऊर्जा ले रहा है। लेकिन आज से पहले विवेक ओबरॉय ने ऐसे सोने के रंग का खंजर नहीं देखा था। ऐसा कमाल का खंजर जो अपनी तरफ आते हुए हर एक हमले को अपने अंदर रोक सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात थी। तुम फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, विवेक ओबरॉय कहता है और अपने अंदर से खंजर निकालना बंद कर देता है। उन खंजर के अंदर विवेक ओबरॉय की ऊर्जा थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा था। विवेक ओबरॉय गुस्से में लकी को देखा है, लेकिन लकी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर लकी को विश्वास ही नहीं होता। एक बार फिर विवेक ओबरॉय ऐसा कुछ करने लगता है जो उसकी सोच से भी ज्यादा था। विवेक ओबरॉय अपनी तलवार को गोल गोल घूमने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बवंडर उठ जाता है। उस बवंडर के अंदर एक तलवार लकी की तरफ तेजी से आ रही थी। अब ये क्या है, लकी सोचता है और अपनी तलवार आगे कर देता है, लेकिन उस बवंडर के पास आते ही लकी की तलवार उसके हाथ से छूटकर उस बवंडर के अंदर चली जाती है। लेकिन वो बवंडर नहीं रुकता, फिर लकी के हाथ से दूध वो खंजर भी उस बवंडर के अंदर चला जाता है और वापस नहीं आता। इसने मेरे 2 हथियार ले लिए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लकी कहता है और मुकाबला के लिए तैयार हो जाता है। लकी इस बार मुकाबले के लिए अपने गॉन्टलेट्स निकलता है। गॉन्टलेट्स हाथ से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो उस बवंडर के अंदर नहीं जा पा रहे थे और फिर लकी उन्हें गॉन्टलेट की मदद से अपनी तरफ आते हुए हमले से बचने रखता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों रोका जा सके, लेकिन वो बवंडर बहुत ही ज्यादा तेज था और उसको रोकना लकी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद देखने वाले हैरान हो जाते हैं। वो बवंडर पूरी तरह से गायब हो गया था और उस बवंडर के बीच में विवेक ओबरॉय खड़ा हुआ था, जिसके एक हाथ में लकी की तलवार थी और दूसरे हाथ में उसका खंजर। अब तो लकी मारा, विक्रम राठौर उसको देखते हुए कहता है। इतनी देर तक विवेक ओबरॉय के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया है और लकी कितनी देर से उसके साथ ऐसे ही लड़ रहा है। ऐसे में तुम उस कमजोर समझने की गलती मत करो, बहादुर सिंह कहता है। अब वो मारेगा, मैं विवेक ओबरॉय को जो पैसे दिए हैं उसके बदले वो उसको मारेगा, वो भी उसी के हथियार से, विक्रम राठौर कहता है और सामने देखने लगता है। फिर विवेक ओबरॉय उस तलवार को लेकर लकी की तरफ आने लगता है और फिर लकी अपने हाथ में विक्रम राठौर का हथौड़ा बुला लेता है। लकी के गॉन्टलेट के साथ अच्छी बात यह थी कि वो उसके साथ किसी और हथियार को भी पड़ सकता था। ऐसे में लकी अपने हाथों में उस हथौड़े को पकड़ता है। लकी के हथौड़ा निकलते ही विक्रम राठौर का गुस्सा और भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि आज से पहले उस हथौड़े का इस्तेमाल उसके अलावा किसी ने नहीं किया था और अब लकी उसका इस्तेमाल करने जा रहा था। लेकिन विवेक ओबरॉय वहीं पर रुक जाता है और अपने हाथ में मौजूद उस सोने के रंग के खंजर को देखने लगता है। तुमको ये खंजर कहाँ से मिला? ये खंजर बहुत ही ज्यादा अलग और ताकतवर महसूस हो रहा है, लेकिन ये अभी तक लॉक है, विवेक ओबरॉय कहता है। लकी को नहीं पता था कि खंजर लॉक कैसे होते हैं और उनको कैसे खोलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ये तो एक नॉर्मल खंजर ही है और ये जितना ताकतवर है बाकी भी उतने ही ताकतवर होते हैं, लकी उस पूछने के लिए कहता है। अगर ये किसी ताकतवर आदमी के पास में हो तो इसको अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन तुम कमजोर हो इसलिए अब तक इसकी असली ताकत को नहीं निकाल पाए। अगर निकाल पाते तो तुम अब तक और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी होते। इसके अंदर एक अलग ही ताकत मौजूद है जो शायद मेरे लिए ही बनी है। इस खंजर को मैं रख रहा हूँ, पैसे भी तुम कुछ ही देर में करने वाले हो, ऐसे में इस खंजर का तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, विवेक ओबरॉय कहता है और उस खंजर को अपने पास रख लेता है। फिर विवेक ओबरॉय अपने दोनों हाथों में तलवार को पकड़ लेता है और लकी की तरफ देखने लगता है। विवेक ओबरॉय के एक हाथ में लकी की तलवार थी और दूसरे हाथ में उसकी खुद की तलवार। वो दोनों तलवार उस किसी राक्षस जैसा बना रहे थे जो किसी भी पल सारी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें ऐसे ही अपने हथियार नहीं देने वाला, हालांकि ये दोनों मेरी शोल नहीं है। अगर ये मेरी शोल होती तो मैं कब का इनको अपने पास बुला चुका होता और इनको तुम्हें छूने का मौका भी नहीं देता, लेकिन अब जब तक मैं तुमको हर नहीं देता हूं तब तक मैं इनको तुम्हारे पास से नहीं ले सकता हूं। लेकिन तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, लकी उससे कहता है। वो 2 वक्त ही बताएगा कि मैं मरता हूं या तुम मेरी ताकत में अभी तक दिखाई ही नहीं है। अगर मैं अपनी सारी ताकत दिखा देता हूं तो तुम ये लड़ाई अभी छोड़ दोगे, विवेक ओबरॉय कहता है। तो सोच क्या रहे हो? लगा दो, अपनी सारी ताकत में भी तुमसे डरता नहीं हूं। मैं तुमसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और आज मेरे पास तो एक वजह भी है। लकी उसको देखकर सोचता है, अगर लकी विवेक ओबरॉय को हरा देता है तब वो आसानी से बिना लड़े ही नंबर 1 पर जा सकता है।
क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि इस मुकाबले में विवेक ओबरॉय से ज़्यादा ताकतवर ने हिस्सा ही नहीं लिया है और सभी अपने आप को विवेक ओबरॉय से कमज़ोर मानते हैं। इसीलिए वो लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं और विवेक ओबरॉय को आगे जाने देते हैं। इसलिए विवेक ओबरॉय बिना कुछ किया ही इतने आगे तक आ गया था और आज लकी उसके साथ नहीं लड़ता तो कुछ ही दिनों में वो बिना कुछ किया वो नंबर 1 पर चला जाता और उसकी कोई नहीं रोक पाता। लकी के इतना कहते ही विवेक ओबरॉय का शरीर चमकने लगता है और उसके हाथों से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है। फिर विवेक ओबरॉय लकी की तरफ ऐसे देखा है मानो वो बिना लड़ेगी उसको मार देगा। लकी उसके हाथों से अपनी तलवार छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो उस हथौड़े को घूमकर विवेक ओबरॉय की तरफ मारता है। विवेक ओबरॉय का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से लकी उसके हाथ पर हथौड़ा मारने में कामयाब हो जाता है और फिर विवेक ओबरॉय के हाथ से एक तलवार छूट जाती है। लेकिन जो तलवार उसके हाथ से छूटी थी वो तलवार उसकी खुद की थी, ना कि लकी की। अपनी तरफ हमला होता हुआ देख विवेक ओबरॉय लकी की तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन लकी भी पीछे नहीं हटा और उस हथौड़े को अपनी पूरी ताकत लगाकर विवेक ओबरॉय की तरफ मारता है। लेकिन उसके बाद जो होता है उसको देखकर सबकी आंखें हैरानी से खुल जाती है और सबसे ज्यादा तो विक्रम राठौर की, जो इस वक्त लकी को गुस्से से देखा हुआ बैठा था। जब लकी की तलवार और वो हथौड़ा आपस में लगा था तब लकी की तलवार की वजह से वो हथौड़ा 2 टुकड़ों में कट गया था। ऐसा होते ही वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और अपनी शोल को ऐसे बर्बाद होता हुआ देख विक्रम राठौर को तो गुस्सा आना ही था। मैं तेरी जान ले लूंगा लकी, तूने मेरे हथियार को नष्ट कर दिया, विक्रम राठौर अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहता है। लेकिन लकी को नहीं पता चल रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो तो अपने हाथ में टूटा हुआ हथौड़ा पकड़कर खड़ा हुआ था, जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से वहां से गायब हो गया था। अब लकी के हाथ में गॉन्टलेट के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। जब पिछली बार मैंने इस तलवार से इस हथौड़े पर वार किया था तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा अब कैसे हो सकता है? शायद ये अपनी ताकत चलने वाले से लेती होगी, तभी उस दिन रेगिस्तान में वो अजीब सा बीस्ट इस तलवार से इतना ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था और अब विवेक ओबरॉय इस तलवार की सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। पता नहीं मैं कब इस ताकत का पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा, लकी उसको देखकर सोचता है। लकी हैरान था, लेकिन वो अपनी गर्गीटिलेट से नहीं लड़ सकता था क्योंकि गॉन्टलेट उससे लड़ने के लिए उसके पास में जाना होगा और ऐसा करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही लकी उसके पास जाएगा वो दूर से ही लकी पर हमला कर देगा, इसलिए लकी अपने गॉन्टलेट को वापस अपने शोल में भेज देता है और भागकर विवेक ओबरॉय की तलवार उठा लेता है। तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे नहीं हरा सकते हो, मेरी तलवार मेरी ताकत मानती है और ये कोई बनावटी हथियार नहीं है, ये मेरी शोल है, इसलिए मैं इसको वापस अपने पास बुला सकता हूँ, विवेक ओबरॉय कहता है और उस तलवार को लकी के हाथों से गायब कर देता है। देखते ही देखते वो तलवार फिर से विवेक ओबरॉय के हाथों में नजर आने लगी थी और अब लकी के हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए उस मजबूरी में अपने गॉन्टलेट्स निकालना ही पड़ते हैं क्योंकि उसके पास और कोई हथियार नहीं था। तेरे लिए तो मेरे गॉन्टलेट्स ही काफी है, लकी कहता है और उसकी तरफ देखने लगता है। लकी जल्दी हमला नहीं कर रहा था, वो जितना हो सके उतना समय ले रहा था ताकि डेडली नाइट शेड को पूरा समय मिल सके उसकी ऊर्जा को वापस इकट्ठा करने में। मुझे अपनी तलवार वापस लेनी होगी और इसके लिए मुझे सनशाइन का इस्तेमाल करके देखना होगा, लकी कहता है और सनशाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सनशाइन के इस्तेमाल करते ही लकी के अंदर एक अजीब सी ताकत आने लगती है और उसके बाद लकी की स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। लकी जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो जल्दी से विवेक ओबरॉय की तरफ जाने लगता है और उस पर हमला करता है। विवेक ओबरॉय अपनी दोनों तलवार से उस पर हमला कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी लकी पर हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ लकी की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई थी और ये बात सबको पता चल गई थी कि गेम के अंदर लूजर नाम का लड़का और कोई नहीं लकी ही है। जब से उसने अपने गॉटलेट्स निकले थे इस समय से सब में ये बात चलनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ये बात पहले वैसे ये बात मास्टर तक भी पहुंच गई थी, इसलिए मास्टर ने भी इस लड़ाई को देखने का फैसला किया था और इस वक्त वो भी लकी को ही देख रहा था। मास्टर के पास वो सारे लड़के खड़े हुए थे जो उस दिन लकी से लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया था। ये तो सनशाइन का इस्तेमाल कर रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक स्किल है, मास्टर कहते हैं। मास्टर ये करती क्या है? रवि पूछता है। ये कुछ समय के लिए शरीर की सारी ताकतों को इकट्ठा करके कम पर लगा देती है, लेकिन बस कुछ देर के लिए, और जैसे ही इसका असर खत्म होता है शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, ऐसे में अगला मर भी सकता है। मास्टर सबको बताते हैं, लेकिन लकी को समझ में आ गया था
कि इससे बात नहीं बनेगी। इतनी आज उनकी ताकत ज़्यादा हुई थी, उतनी ही विवेक ओबरॉय की ताकत पहले से ही थी और अब वो बस उस ताकत के साथ उस टक्कर दे पा रहा था। लकी 2 कदम पीछे रुकता है और उसको देखेगा कर बोलता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, लकी कहता है और लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लकी को लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान और निराश न जाने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसका इस्तेमाल करने पर जान भी जा सकती है और अब जैसी लकी की हालत है उसमें तो लकी का मरना पक्का है। मास्टर अब ये कौन सी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है? रवि पूछता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी स्किल कभी नहीं देखी थी। इसका नाम लाइटनिंग बोल्ट है और इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है। ये शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके अपने सामने वाले दुश्मन पर छोड़ने होती है। ऐसे में स्टील के अंदर इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा इसके अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बचती और ऐसे में करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन लकी ने जो एक बार फैसला कर लिया था उसके बाद वो पीछे नहीं हटाने वाला था। वो विवेक ओबरॉय की तरफ देखा है और लाइटिंग बोल्ट का इस्तेमाल करना जारी रखता है और कुछ ही देर बाद लकी के हाथों के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा नजर आने लगती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। फिर लकी विवेक ओबरॉय की तरफ देखा है और अपनी सारी ताकत को उसकी तरफ छोड़ देता है। ऐसा करते ही लकी के हाथों में से एक ऊर्जा का गोला निकलता है, जो सीधा जाकर विवेक ओबरॉय के सीने से टकराता है और उसी के साथ वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वहां हर जगह एक अजीब सा धुआं न जाने लगा था। धुएं की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है और उन दोनों में से कौन मारा है और कौन नहीं। सब हैरानी से उस मैच को देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। सभी को चिंता थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा मैच नहीं देखा था जिसमें इतनी ज़्यादा तबाही हुई हो। धुएं के अंदर लकी नीचे गिरा हुआ था और जोर जोर से खांस रहा था। उसके खांसने के साथ ही उसके मुंह से उसी का खून बाहर आ रहा था, जो लकी के हाथों पर गिर रहा था। लकी की आंखें बंद होती जा रही थी। नहीं, मैं ऐसे हर नहीं सकता हूँ, मेरी डेडली नाइट शेड, मुझे जल्दी से ठीक करो, लकी धीरे से कहता है, क्योंकि उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय की ऐसी हालत नहीं थी, वो बस दूर जाकर गिर गया था और उस हमले की वजह से विवेक ओबरॉय का कवच पूरी तरह से टूट गया था। विवेक ओबरॉय ने एक लेवल 5 का डेविल कवच पहन रखा था, जो लकी के एक ही हमले से टूट गया था और इस बार से नुकसान तो दोनों का ही हुआ था। लेकिन विवेक ओबरॉय का काम और लकी का ज़्यादा। लड़ने से पहले विवेक ओबरॉय को कुछ पलों का आराम करना था, ताकि वो अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर सके। उसके पास ऐसी काबिलियत थी कि वो अपनी ताकत को फिर से जोड़ सकता था। पिछले साल जब वो दूसरे नंबर पर आया था, तब उसकी और पहले नंबर वाले की एकदम बराबर की लड़ाई हुई थी, लेकिन विवेक ओबरॉय की एक गलती की वजह से वो लड़ाई हार गया था, जिसकी वजह से उस दूसरे नंबर पर रुकना पड़ा। और वो गलती ये थी कि लड़ाई में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और फिर उसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी लड़ने के लिए। इसलिए विवेक ओबरॉय ने फैसला किया था कि वो एक ऐसी स्किल सकेगा जो उसकी ताकत को फिर से वापस ला सके। और कुछ समय बाद ही विवेक ओबरॉय को एक ऐसी स्किल मिल भी गई थी जो इस काम में लगती थी। इतने समय से विवेक ओबरॉय उसी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से अब उसका शरीर पहले जैसा नजर आने लगा था, लेकिन वो अपने कवच को वापस नहीं बुला सकता था, जब टूटकर बिखर चुका था। तुमने मेरा एक कवच तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास ऐसे कवच बहुत है, विवेक ओबरॉय मुस्कुराते हुए कहता है और अपने ऊपर एक और लेवल 5 का डेविल कवच बुला लेता है। विवेक ओबरॉय की कितनी ताकत थी, उस हिसाब से वो किसी भी बीस्ट से लड़ सकता था और ऐसे में उसके पास अलग अलग तरह के हथियार और कवच होना लाजिमी था। कुछ ही देर में वहां का धुआं पूरी तरह से हट गया था और जो नज़र सबके सामने था, उसकी वजह से काफ़ी लोग हैरान हो गए थे। लकी जमीन पर पड़ा हुआ था और विवेक ओबरॉय एक छोटी सी दीवार के पास बैठा हुआ था, जिसने अभी सबके सामने अपना कवच बदला था। वो कितना ज़्यादा खतरनाक था। लकी की एक ही बार में विवेक ओबरॉय का कवच टूट गया और इसलिए विवेक ओबरॉय को अपना दूसरा कवच इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है और लकी से लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। सभी के मन में यही सवाल चल रहे थे, लेकिन विवेक ओबरॉय के मन में तो कुछ और ही था। विवेक ओबरॉय धीरे से खड़ा होता है और लकी की तरफ देखने लगता है, जो इस वक्त जमीन पर पड़ा हल्की हासिल ले रहा था। अब तो लगता है ये लड़ाई खत्म हो ही गई, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मुझे लगा था कि अब मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम वैसे ही हार गए हो, तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं है कि तुम मेरे साथ और ज्यादा लड़ सकते हो, ऐसे में तुम्हारा मरना ही ठीक होगा, विवेक ओबरॉय लकी की तरफ देखकर कहता है। फिर विवेक ओबरॉय अपने पैसे लकी को घुमाता है, लेकिन लकी क्या के इस वक्त खुली हुई थी और वो उसी को देख रहा था।
लकी बिल्कुल धीरे धीरे सांस ले रहा था। इस लड़ाई में उसका कवच फिर टूट गया था, क्योंकि वहां पर धमाका ही कुछ ऐसा हुआ था। लकी की ऊर्जा ने उसे घायल कर दिया था। तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे हार नहीं पाओगे, लकी उसको देखकर कहता है। तुम हार तो चुके ही हो, तुम अपनी हालत देखो, ऐसे में तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जी सकते हो? मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी गर्दन के 2 टुकड़े कर सकता हूँ, वो भी तुम्हारी तलवार से। लेकिन इतने सालों के बाद मुझे एक ऐसी लड़ाई मिली जिस पर मुझे वो समय याद आ गया जब मैं लड़का शुरू ही किया था। मैं भी तुम्हारे ही जैसा था, एकदम उम्मीद से भरा हुआ और किसी भी चीज़ से ना डरने वाला, लेकिन वक्त डालना सिखा देता है। विवेक ओबरॉय कहता है। लकी बस उसी को देख रहा था और आगे कुछ नहीं बोलता है। उसकी डेडली नाइट शेड ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लकी को ठीक कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने आप लकी के अंदर चली गई थी और अब लकी का ठीक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तुम बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन तुम अपनी घमंड में हार नहीं मानोगे और मुझे इस गेम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें मनाना होगा क्योंकि तुम ऐसे ही करने वाले थे, विवेक ओबरॉय कहता है। और वही पास में पड़ी लकी की तलवार के पास जाने लगता है, क्योंकि उसकी तलवार टूट गई थी। लकी ने जो ऊर्जा उस पर छोड़ी थी उस बचाने के लिए विवेक ओबरॉय ने अपनी तलवार को बीच में किया था, और इस वार से वो तलवार टूटकर बिखर गई और इस तलवार के टुकड़ों की वजह से विवेक ओबरॉय का कवच भी टूट गया था। इसलिए अब उसके पास लकी की तलवार इस्तेमाल करने के अलावा और कोई अच्छा रास्ता नहीं था। लकी इस वक्त पूरी तरह से अपने ही खून में डूबा हुआ था, और लकी की ऐसी हालत देखकर निशिका और निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। यही नहीं, लकी के सभी दोस्तों की आंखें नम हो गई थी। वो बस यही दुआ कर रहे थे कि लकी ये की लड़ाई छोड़ दे, लेकिन लकी ने इस लड़ाई को छोड़ने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब उसका मारना पक्का था। मेरा बदला पूरा हुआ, लकी मेरी आंखों के सामने मर रहा है, विक्रम राठौर उसको देखकर कहता है। बहादुर सिंह उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो भी जानता था कि अब लकी नहीं बच पाएगा। लेकिन लकी में एक बैकअप प्लान पहले ही बना रखा था, इसलिए वो विवेक ओबरॉय की तरफ देखते हुए कहता है, तुमको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है ना, तो 1 मिनट रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी लड़ाई दिखाता हूँ। 1 मिनट, चलो तुम्हें 1 मिनट भी दिया, देख लेते हैं तुम 1 मिनट में ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से तुम अपनी जान बचा लो, विवेक ओबरॉय कहता है। लकी ऊपर देखकर मुस्कुराने लगता है और अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लेता है, मानो वो किसी को याद कर रहा हो। वही एक अनजान ग्रह पर एक कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था, और वो अपने हाथ में एक मौजूद लैपटॉप में ये लड़ाई देख रहा था। ये लड़का और कोई नहीं, वीर था। मैंने कहा था तुम्हें लड़ना हो तो अपनी मर्जी से लड़ना, मेरी वजह से नहीं, लेकिन तुमने एक ऐसी लड़ाई दिखाई है जिसकी वजह से मैं तुम पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही इसके हाथों मारे। जो समय आने पर तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, तुम मजबूत हो, लेकिन तुम्हें और मजबूत होने के लिए समय की ज़रूरत है, वीर उसको देखकर कहता है। वीर अंगूठी निकालने ही वाला था, इतने में उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और काल उसके कंपनी के अंदर आ जाता है। वो आते ही कहता है, तुम एक बार फिर उसकी मदद के लिए जा रहे हो। जब मैं पिछली बार उसके अंदर गया था तब उसने मेरी मदद मांगी थी और मैंने कहा था मैं नहीं आऊँगा, तुम अपने दम पर लड़ना, लेकिन ये लड़ाई देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि वो और ज़्यादा नहीं लड़ सकता है, और मैं इतने काबिल के को ऐसे ही नहीं करने दे सकता। वीर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको रोकने नहीं आया हूँ, तुम जा सकते हो और अपनी पूरी ताकत लगाकर ये लड़ाई जीत करना। मैं तुम्हें यही कहने आया था कि तुम उसकी मदद के लिए जो, लेकिन जब तुम खुद से उसकी मदद के लिए जा रहे हो तो अच्छा ही है, काल कहता है। काल की ये बात सुनने के बाद वीर तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल देता है और एक ऊर्जा के गोले में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। वीर के जाते ही हाफ ब्लड भी वहां पर आ जाता है और वो काल से पूछता है, आपने इसे फिर से क्यों भेज दिया? आप तो बोल रहे थे कि आप दोबारा इसको उसके पास नहीं जाने देंगे। इसको उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है, और मैं कुछ भी कर ले ये उसका भाई है, और ये अपनी आंखों के सामने उस मारता हुआ नहीं देखा, ये वैसे भी चला जाता, ये बात मैं जानता था, और आज तुम्हें भी चाहता हूँ कि वीर उसे लड़े और जीते। काल अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, लेकिन क्यों आज ऐसा क्या है? हाफ ब्लड पूछता है। वैसे तो मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लकी के ऊपर अपनी 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर वीर उसके अंदर जाकर ये लड़ाई जीत है तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इसके बाद मैं अपने काम को सही तरीके से आगे कर पाऊंगा। काल अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ कहता है। फिर हाफ ब्लड कुछ नहीं बोलना और उस लड़ाई को देखता रहता है जो अब होने वाली थी। लकी की 1 मिनट पूरी होने ही वाली थी, तभी उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आती है और उसी के साथ लकी को एक ऐसी आवाज़ आती है जिसके बाद लकी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और सुरक्षित महसूस करने लगता है। तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और ये लड़ाई करने के लिए आ ही गए। वैसे मेरा आने का मन तो नहीं था, लेकिन मैं तुमको ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। मैं तुम्हारी 2 बार जान बचाई है,
और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पिछली बार मुझे पता चला कि मैं बचाव करने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और उसके बाद मैं बचाव करना शुरू कर दिया और फिर मैं बचाव में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और किसी लड़ाई में मुझे पता चला कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ। लेकिन आज इसको देखकर लग रहा है कि ये मुझे बताया कि मैं सच में कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। वीर लकी से कहता है, मैं तो अपनी लड़ाई पहले ही लड़ चुका हूँ मेरे भाई, अब तुम ही इसको हराने में मेरी मदद करो। लेकिन लड़ते हुए मुझे इससे बात करनी है, इसलिए तुम शरीर का बाकी हिस्सा अपने कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन बोलने का काम मेरा होगा। लकी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इसको अच्छे से नहीं जानता हूँ, तुम इसको अच्छे से जानते हो इसलिए इस बात कर सकते हो। वैसे भी इससे तुम्हें इतना दर्द दिया है, ऐसे में से तुम ज़रा भी बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको मारूँ तो तुम इस बात करके इसको बताओ कि इसकी हालत क्यों हो रही है। वीर कहता है और लकी के शरीर पर अपना कंट्रोल लेने लगता है। वीर के कंट्रोल लेते ही लकी के अंदर ऊर्जा फैलना शुरू हो जाती है और इसके बाद लकी धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। तुम्हारी हड्डियां तक टूट गई है, ऐसा क्या किया था तुमने? वीर पूछता है। ज़्यादा कुछ नहीं, पर एक ऐसा काम कर दिया था जिसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया था और इस वजह से मेरा ये हाल हो गया। तुम कह सकते हो कि मेरी ही ताकत में मुझे घायल कर दिया, लकी वीर को बताता है। वीर लकी को धीरे धीरे चीख कर रहा था। लकी को वापस से खड़ा होता हुआ देख सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि लकी फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन लकी खड़ा ही नहीं हुआ था, वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो लड़ने से पहले थी। तुमने मुझे 1 मिनट देकर बहुत बड़ा काम किया है, बदले में मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस लड़ाई को छोड़कर चले जाओ और जाने से पहले मेरा खंजर और मेरी तलवार मुझे वापस कर दो तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। लकी अपनी आवाज़ में बेरहमनी के साथ कहता है। आज से पहले लकी की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो शायद लकी जिंदा ही नहीं बचता। तुम 1 मिनट में खड़े तो हो गए हो। मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई शॉल है जो तुम्हें ठीक करती है, लेकिन मुझे उस बारे में ज़्यादा यकीन नहीं था। लेकिन अब मैं देख लिया है कि ऐसी शॉल सच में होती है जो किसी को भी ठीक कर सकती है, लेकिन इसने तुम्हें पूरी तरह से ठीक नहीं किया है। तुम अभी भी कमज़ोर नज़र आ रहे हो और ऐसे में तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? विवेक ओबरॉय कहता है। उन दोनों को वापस में ऐसी बातें करता हुआ देखने वालों के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो हुआ था वो किसी भयानक हादसे से कम नहीं था। देखने वाली तक डर गए थे और ऐसे में उन दोनों को वापस लड़ाई के लिए तैयार होता हुआ देख सभी को गूसे बम्स आने लगे थे। ये बोलना मुश्किल था कि उन दोनों में ज़्यादा कमज़ोर कौन है। ये बात तो सब जानते थे कि विवेक ओबरॉय बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि लकी, जो एक इवॉल्वर भी नहीं है, वो विवेक ओबरॉय जैसे आदमी को इतनी बड़ी टक्कर दे सकता है और एक बार इतनी भयानक हमले के बाद भी फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मानने वाला था। ऐसे में उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, ये बात सबको पता थी। उन दोनों में से कोई भी मारे नुकसान तो देवग्रह का ही होने वाला था। अगर ये लड़का एक इवॉल्वर बन जाता है तब शायद ये विवेक ओबरॉय को हरा पाता, लेकिन इसने उस इतनी बड़ी टक्कर दे दी है। ऐसे में इसका नाम तो हमेशा हमेशा इस टूर्नामेंट में लिया ही जाएगा, चाहे जिंदा बचे या ना बचे, क्योंकि आज से पहले इस टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई मुकाबला इतना ज़्यादा लंबा चला हो और अभी भी ये लड़ाई चलती ही जा रही थी। लेकिन इस लड़ाई को देखने वाले बिल्कुल भी बोर नहीं हुए थे, वो पूरे ध्यान से इस लड़ाई को देख रहे थे। कुछ लोग तो अपनी पलकें तक नहीं झपक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं इस बीच कोई ऐसा सीन ना चला जाए जिसकी वजह से वो लड़ाई देखने का मजा खो दे। देखिए, खड़ा हो गया और लड़ने के लिए तैयार है। तू अपने आप को कमज़ोर मत सोच, तू इसे हर है जो विवेक ओबरॉय जैसे आदमी को दूसरी बार टक्कर देने के लिए खड़ा हो चुका है। बहादुर सिंह चिल्लाते हुए विक्रम राठौर से कहता है, ये दूसरी बार खड़ा हो चाहे तीसरी बार मारे करो यही, ये कितनी भी कोशिश कर ले इसको कोई नहीं बचा सकता है। इसका मरना तो पक्का है, और वो भी विवेक ओबरॉय के हाथों, क्योंकि विवेक ओबरॉय जो काम हाथ में लेता है उस पीछे नहीं छोड़ना, और अब तक उसने अपनी ताकत दिखाई। कहा है तूने शायद इसका पिछले साल वाला मुकाबला नहीं देखा, उसके अंदर जोश ने किया था, वो तो इसके सामने 10% भी नहीं है। ऐसे ही लोग इसे नहीं रहते हैं। ये इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनते बनते रह गया था और अब की बारी है, चैंपियन जरूर बनेगा। विक्रम राठौर अपनी आवाज़ में और भी ज़्यादा घमंड के साथ कहता है। ये लड़ाई लोगों की उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक होती जा रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी अच्छी और मज़ेदार हो सकती है। सभी यही सोच कर आए थे कि लकी तो एक इवॉल्वर भी नहीं है और वो कुछ ही देर में विवेक ओबरॉय के हाथों मारा जाएगा। कुछ लोग तो इसलिए देखने आए थे क्योंकि किसी ने लकी के ऊपर 1 करोड़ रुपए लगा दिए थे। वो बस ये देखने आए थे कि कौन है
जो लकी की जीत पर इतना विश्वास कर रहा है। लकी की हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बेकार हो गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करता जा रहा था, जो लोगों की समझ से बाहर था। लकी के दोस्त जो इस वक्त रोने की हालत में हो गए थे, उन लोगों ने भी अपने आंसू पूछ लिए थे और इस मुकाबले को देखने लगे थे और जोर जोर से लकी का नाम ले रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। लकी को उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तुम सबसे ज़्यादा अलग हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त की कमी है और तुम इस कमी की वजह से ही हारने वाले हो। लेकिन रही बात तुम्हारी तलवार और खंजर की, तुम उनकी चिंता मत करो, उनका इस्तेमाल मैं बहुत ही अच्छे से कर लूँगा और तुम्हारे खंजर को अनलॉक करके मैं उस तुम्हारा ही नाम दूंगा ताकि मैं तुमको याद रख सकूं। विवेक ओबरॉय कहता है, इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि अभी तक मैं भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। मेरे पास अभी भी एक हुक्म का इक्का बाकी है जो ये पूरा मुकाबला बदल सकता है। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, कौन सा है तुम्हारा हुक्म का इक्का, जरा दिखाओ। विवेक ओबरॉय कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। मेरी ताकत मेरे पास वापस आ गई है और अब मुझे तुम्हारी सारी ताकत चाहिए। तुमने मेरे साथ जो किया है उससे मैं नाराज नहीं हूँ और ना ही गुस्से में हूँ। मुझे ऐसी लड़ाई पसंद है जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिले, लेकिन इस लड़ाई में हम दोनों में से कोई एक ही बच सकता है, क्योंकि ना तो तुम हार मानने वाले हो और ना ही मैं। लकी कहता है, तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे पसंद है। ऐसा एटीट्यूड बहुत ही कम लोगों के पास होता है। मुझे भी ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए था। जब मौत मेरे सामने खड़ी हो और मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर सकूं, जैसा तुम अपनी मौत का कर रहे हो। तुम्हारी बातें अब मुझे गुस्सा नहीं दिला रही, बल्कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। लेकिन तुमने एक बात सही कही है, इस मुकाबले में हम दोनों में से एक ही बचेगा। विवेक ओबरॉय कहता है, तो सोच क्या रहे हो, लड़ना शुरू करते हैं। लकी बोलता है और अपने गॉटलेट को बाहर निकाल लेता है। विवेक ओबरॉय भी इस वक्त लड़ने को तैयार था और वो लकी की तलवार को ऊपर उठा लेता है। लकी की तलवार इस वक्त ऐसी महसूस हो रही थी कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकती है। तुम थोड़ी देर और बात कर सकते थे, तब तक मैं तुम्हारे शरीर को और भी ज़्यादा ठीक कर देता। तुमको इतनी जल्दी लड़ने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी अभी भी कुछ हड्डियाँ टूटी हुई है। वीर कहता है, जो इतनी देर से लकी को ठीक करने में लगा हुआ था, क्योंकि जब उसने लकी की हालत देखी थी तब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वीडियो देखने पर उसे ऐसा नहीं लगा था कि लकी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन जब वो उस ठीक कर रहा था तब उस पता चल रहा था कि लकी सच में ही कुछ देर में मरने वाला था। अगर वो नहीं आता तो शायद अब तक वो मर चुका होता। थोड़ा हिल होने के बाद लकी कहता है, अब शायद मेरी शोल काम आ जाए, और डेडली नाइट शोल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वीर के आने पर लकी के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी, जिसकी वजह से लकी की डेडली नाइट शोल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो धीरे धीरे कम कर रही थी, लेकिन लकी के लिए वो काफ़ी था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।